कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज बीजेपी मनाएगी हिंदू गौरव दिवस। अलीगढ़ की नुमाइश मैदान पर होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री समेत दिग्गज नेताओं का होगा जमावड़ा। गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के चिंतन शिविर का औपचारिक उद्घाटन आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 देशों के साथ करेंगी वित्तीय मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में एम्स का 48वां दीक्षांत समारोह आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। 2500 से अधिक छात्र छात्राओं को दी जाएगी डिग्री। मध्य प्रदेश में आज नव नियुक्त सरकारी शिक्षकों को मुख्यमंत्री सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। हिमाचल में मंडी के कोलडाम में फंसे 5 वन अधिकारियों समेत 10 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन। नाग पंचमी पर रात 12 बजे खुले उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। सावन सोमवार पर आज शिवालयों में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। और एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज होगा ऐलान। राहुल और अय्यर की फिटनेस पर होगी सबकी नजरें। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके को उत्तर प्रदेश में आज हिंदू गौरव दिवस की तरह मनाया जाना है। मुख्य कार्यक्रम अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में किया जाएगा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल्याण सिंह ने 2018 में 89 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली थी। कल्याण सिंह की पहचान एक प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर रही है। जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वे विधायक और यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। अयोध्या आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया था। हिंदूवादी नेता को श्रद्धांजलि देने के मकसद से आज का दिन हिंदू गौरव दिवस के रूप में उनके गृह जिले अलीगढ़ में मनाया जा रहा है। जिले की अतरौली तहसील के मड़ौली गांव में 5 जनवरी 1935 को साधारण किसान परिवार में कल्याण सिंह का जन्म हुआ था। और लद्दाख दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर भाजपा ने किया है जोरदार पलटवार। बीजेपी ने कहा है कि चीन को जमीन देने वाली कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। लद्दाख के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अब ये उनकी आदत हो गई है कि वो जहां भी जाते हैं देश को सिर्फ बदनाम करते हैं और चीन के हाथों प्रोपेगेंडा की मशीन बन जाते हैं। उन्होंने राहुल के बयान को गलवान में संघर्ष करने वाले जवानों का अपमान बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बालाकोट और उरी में हुए हमलों का सबूत मांगने वाली पार्टी कांग्रेस से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कितना हिम्मत दिखाई गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने कि चीन को पीछे हटना पड़ा। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो ना आप होमवर्क करते हैं, विदेश नीति आप कितना समझते हैं, इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं और चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं? भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी राहुल के बयान पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को उसके पुराने नारे हिंदी चीनी भाई भाई की याद दिलाते हुए कहा कि देश जानता है कि उसके कार्यकाल में कितने बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा किया था। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चीन के साथ उनके संबंधों को हर कोई जानता है। राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करने में लगे हैं। केवल देश के अंदर नहीं कहते, विदेश में भी जाके भारत के बारे में अनर्गल कहते हैं। दूसरी ओर उनकी चाइना के साथ क्या संपर्क है इस देश की लोगों को मालूम है।
चाइना की वकालत करने वाले लोग भारत में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जप के 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झांके, वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी के लद्दाख में दिए गए बयान का समर्थन किया है। ये जो वॉट अबाउटरी का जो पूरा एक रोग से ग्रस्त हो गई है ना बीजेपी, उसको इस रोग से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे धीरे धीरे बहुत ही दुख होता जा रहा है कि हमारे पूर्व मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, वो जब भी जुबान खोलते राहुल गांधी पे अटैक करते हैं। राहुल गांधी जी लेह लद्दाख गए हैं, वो कोई विदेश के दौरे पर नहीं है। दरअसल लद्दाख दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि यहां की स्थिति बहुत संवेदनशील बनी हुई है। राहुल ने यह भी कहा कि लद्दाख को जो स्टेटस दिया गया है इससे यहां के लोग खुश नहीं हैं। अब राहुल के बयान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है और इसे देश को बदनाम करने वाला बयान बता रही है। केंद्र सरकार में मंत्री से लेकर पार्टी के नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के केवड़िया में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्रालय के 2 दिन के चिंतन शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज इसका औपचारिक उद्घाटन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिविर को संबोधित करेंगी और G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करेंगी। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के चिंतन शिविर से पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केवड़िया में G20 इंडिया फाइनेंस ट्रैक टीम के साथ बातचीत की। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराट समेत मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का 48वां दीक्षांत समारोह आज संस्थान के जवाहर सभागार में आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। यह दीक्षांत समारोह 3 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। इसमें 2500 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र सौंपेंगे। शिवराज सिंह चौहान भारत के भविष्य और निर्माण के लिए निर्मित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नवनियुक्त शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर अध्यापन में उत्कृष्टता एवं शिक्षा में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। कार्यक्रम भोपाल स्थित भेल बरखेड़ा स्थित CM राइस शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होगा। इसमें सत्र 2023 से 2024 में नवनियुक्त 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्री जनजातीय कार्य विभाग मीना सिंह एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के नवनियुक्त शिक्षक सहभागिता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 39,038 पदों पर 48 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल के कोल डैम में फंसे वन विभाग के 5 कर्मियों सहित 10 लोग 10 घंटे की मशक्कत के बाद बचाए गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर की सीमा पर सलापड़ में कोल डैम में कल शाम को वन विभाग के 10 कर्मचारी फंस गए, जिन्हें अब निकाल लिया गया है। पानी में सिल्ट और लकड़ियां काफी अधिक होने की वजह से ये सभी कर्मचारी नाव सहित डैम साइट में फंस गए। हालांकि देर रात इन्हें रेस्क्यू करने के लिए अभियान शुरू किया गया था। जानकारी के अनुसार भारी बारिश की वजह से कोल डैम में काफी मात्रा में लकड़ी आ गई थी। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी अपने साथ कुछ लोग लेकर लकड़ी की जांच करने के लिए गए। इस दौरान डैम में काफी मात्रा में सिल्ट और लकड़ी के बीच इनकी नाव फंस गई। बाद में इन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी भी मौके पर पहुंच गए और साथ ही NDRF की टीमों को भी बुलाया गया। एक स्ट्रीमर की मदद से इन लोगों को निकालने की कोशिश देर रात तक शुरू की गई थी। सुबह 3 बजे इन सभी लोगों को डैम से निकाल लिया गया है। पंजाब में गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिलका, होशियारपुर, रूपनगर और कपूरथला जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीमावर्ती जिले फाजिलका के कई और गांव बाढ़ में डूब गए हैं।
कालांवाली पुल तक बाढ़ का पानी पहुंचने के कारण एहतियात के तौर पर सामान्य यातायात रोक दिया गया है। इससे कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। बाढ़ की विभीषिका के बीच लोगों की एकता और साहस की मिसाल भी देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों में आम लोग अधिक साहस और हौसला दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक मिसाल आज फाजिल्का जिले के गांव दोना सिकंदरी के क्षेत्र में देखने को मिली, जहां भारत पाकिस्तान सीमा के कंटीले तार के एकदम समीप 2200 मीटर का एक अस्थायी बांध तैयार कर दिया गया है। इससे इलाके में करीब 3000 एकड़ क्षेत्र में खड़ी फसल को बाढ़ के पानी में डूबने से बचा लिया गया। इलाके के लोगों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से श्रमदान किया, जबकि जिला प्रशासन ने JCB मशीनों और डीजल उपलब्ध करवाया। सीमा सुरक्षा बल की निगरानी में ये समूचा कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। ये मुठभेड़ कल रात पुलवामा के लारो परिगाम इलाके में शुरू हुई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों के इलाके की घेराबंदी कर अभियान को अंजाम दे रहे हैं। और अब बात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथ ही वैश्विक नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथी विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं। ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहान्सबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी अधिकारियों पर हो रही कार्रवाई के बारे में कहा कि जब संविधान बन रहा था तब ये व्यवस्था रखी गई थी कि जिन तत्वों से राज्य या राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को खतरा होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है, उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, सबने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके।
ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है, तो जब जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। और सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है और प्याज का बफर स्टॉक 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इसके तहत आज से 25 रुपए प्रति किलो के खुदरा मूल्य पर सरकार की ओर से प्याज की बिक्री की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता महासंघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED से 1-1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज खरीदने को कहा है ताकि ज्यादा खपत वाले क्षेत्रों में इनकी सप्लाई की जा सके। अब तक लगभग 1400 मीट्रिक टन प्याज जारी किया जा चुका है। इसके अलावा आज से खुदरा दुकानों और NCCF की मोबाइल वैन के माध्यम से उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ अन्य एजेंसियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के जरिए भी प्याज की खुदरा बिक्री की जाएगी। और अब बात G20 से जुड़ी खबर की। G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक TIMM जयपुर में 24 से 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इस बैठक से पहले भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतरिम व्यापार एवं निवेश कार्य समूह TIWG की बैठकें आज और कल जयपुर में आयोजित की जाएंगी। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों एवं सचिवों, क्षेत्रीय समूहों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। विचार विमर्शों में वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने और इसके साथ साथ भारतीय अध्यक्षता द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले 3 TIWG बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित की गई थीं। और चंद्रयान से जुड़ी खबर। इसरो के महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 3 का बुधवार 23 अगस्त की शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना तय है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को लगभग शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है। इसरो ने सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया है। इसरो ने कहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर अब खुद ही आगे की यात्रा कर रहा है और ये चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 पर इस ऐतिहासिक घटना का उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर और DD नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, के परिक्रमा पथ पर सफलतापूर्वक बदलाव किया गया और इसके साथ ही अब इस यान की चंद्रमा से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। यदि चंद्रयान निर्धारित समय के अनुसार सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। From this orbit, at about a 30 kilometer point, we will be starting our descent phase. The lander will be traversing through this trajectory, descent trajectory, and it will be reaching the landing point about 15 minutes later. So this entire plan is worked out, and it is very crucial to follow the exact trajectory for this descent, because the margins of the errors are quite low on this kind of descents. चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले कक्ष में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद ये यान क्रैश हो गया। करीब 50 सालों में ये चांद के लिए रूस का पहला मिशन था। रूस के चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट भेजने के कुछ दिन पहले भारत ने भी अपना चंद्रयान 3 भेजा था। ये दोनों चांद के उस हिस्से में लैंडिंग करने वाले थे जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया है। रूसी समय के अनुसार 11 अगस्त को छोड़ा गया ये स्पेसक्राफ्ट आज चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। यह अपने साथ एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गया था ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सके।
भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वागीर ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर है, जहां 22 से 24 अगस्त तक विभिन्न अभ्यासों में भाग लेगी। INS वागीर भारतीय नौसेना की 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे इसी साल जनवरी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के विस्तारित रेंज में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी की ये पहली तैनाती है, जो लंबे समय तक बेस पोर्ट से विस्तारित रेंज पर निरंतर संचालन करने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता और पेशेवर कौशल को प्रदर्शित करती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देख सकते हैं नया सवेरा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।